31 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामले की सुनवाई चल रही है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किए गए चुनावी बॉन्ड को लेकर हो रही इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड फंडिंग का डेटा तैयार रखने के लिए कहा है। यानी कोर्ट ये देखेगा कि चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी पक्ष को कितना और कैसा फायदा पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सोमवार यानी 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के नागरिकों के पास मौलिक अधिकार नहीं है कि राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा का मकसद बेहतर या अलग नुस्खे सुझाना और राज्य की नीतियों को स्कैन करना नहीं होता है। सरकार ने कोर्ट में दायर किए गए 4 पन्नों की लिखित एफिडेविट में कहा कि चूंकि चुनाव बॉन्ड टैक्स लायबिलिटी का पालन सुनिश्चित करता है और इससे किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए एक संवैधानिक अदालत इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। यानी साफ है कि सरकार कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की समीक्षा से बचना चाहती है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है? तो इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि चुनावी बॉन्ड प्रणाली कॉरपोरेट्स को, राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से कितनी भी बड़ी मात्रा में धन दान करने की अनुमति देती है, जिससे यह चिंता बढ़ जाती है कि रूलिंग पार्टी कॉरपोरेट्स के इस धन के बदले उसके अनुकूल नीति बनाकर यह एहसान उतारने का काम करेगी। इतना ही नहीं, विदेशी फंडिंग को लेकर खुद चुनाव आयोग भी इस योजना का विरोध कर चुका है। चुनाव आयोग ने यह चेतावनी दी कि भारतीय कंपनियों में मेजर शेयर वाली विदेशी कंपनियों को अनुमति देने से भारत में राजनीतिक दलों को अनियंत्रित विदेशी फंडिंग, अनकंट्रोल्ड फॉरेन फंडिंग की अनुमति मिल जाएगी, जिससे भारतीय नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि तब सरकार ने इन चिंताओं को ये कहकर खारिज कर दिया था कि पहले वाली व्यवस्था के तहत फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा कैश के रूप में था, जिससे राजनीतिक फंडिंग में ब्लैक मनी का अनकंट्रोल्ड फ्लो होता था। सिर्फ चुनाव आयोग ने ही नहीं, सरकार की इस योजना पर आरबीआई ने भी आपत्ति जताई थी। तब के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने 14 सितंबर 2017 को वित्त मंत्री जेटली को पत्र लिखा था कि हम चिंतित हैं कि वर्तमान में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे का दुरुपयोग होने की संभावना है, विशेष रूप से शेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से। यानी चुनाव आयोग, आरबीआई सब इस स्कीम के खिलाफ थे, तो फिर सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई थी? 2 आंकड़ों से यह साफ हो जाएगा कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रही है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 2021-22 तक सभी राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर 9,188 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया गया, जिसमें से अकेले बीजेपी को 57% से अधिक मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10% मिला था। यानी 9,188 करोड़ में से बीजेपी को 5,272 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 952 करोड़ मिले थे, जबकि टीएमसी को 767, एनसीपी को 63 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 48 करोड़ मिले। जबकि 2017-18 में चुनावी बॉन्ड का 94.5% यानी 94.5% हिस्सा बीजेपी का था। ये जानकारी खुद बीजेपी की ऑडिट और आयकर रिपोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग को दी गई थी। आंकड़ों की ये बाजीगरी ही बीजेपी की चिंता का विषय है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के जरिए भारत की राजनीति में विदेशी, जिसमें खासकर चाइनीज कंपनियां शामिल हैं, उनका पैसा भी पहुंच रहा है। ऐसे में अगर ये खुलासा हो गया कि किसको किस विदेशी कंपनी से कितना पैसा मिला, तो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन का जो खेल चल रहा है उसका भी खुलासा हो जाएगा। तो क्या अब भी आप सरकार की इस दलील से सहमत हैं कि नागरिकों को राजनीतिक चंदा कहां से आ रहा है ये जानने का हक नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।